सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 37 जो कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है, यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और इसमें हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे पाठ नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी को। तो देखिए, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी में ये पाठ हमने, अगर आपको याद हो तो 7th 8th में भी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, लेकिन अब हम 9th में आ गए हैं तो इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल में जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका जो पहला भाग है प्राकृतिक वनस्पति, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि भारत जो है वनस्पति के मामले में बहुत ही ज़्यादा धनी है, बहुत ज़्यादा समृद्ध है। पूरे भारत को अगर हम नहीं देख पा रहे तो हम केवल अगर अपनी दिल्ली को ही देख लें तो आप देखिए कि दिल्ली जो है वो बहुत ज़्यादा हरी भरी है। यहाँ पर हर जगह आप देखेंगे पेड़ पौधे ही पेड़ पौधे हैं। तो ये तो केवल एक दिल्ली है। तो सोचिए, जब भारत की बात करते हैं तो भारत में प्राकृतिक वनस्पति बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए इस वर्कशीट को समझने की कोशिश करते हैं, मेरे साथ शुरू करते हैं। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। 12 जैव विविधता का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज, जो मतलब जैव विविधता जिसमें पेड़ पौधे भी आते हैं, जिसमें वन्य प्राणी भी आते हैं। तो उसमें डाइवर्सिटी वाले देशों में हमारा भारत भी एक मुख्य देश है। ये सबसे बड़ी बात है। लगभग 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 प्रजातियों के फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। तो अब आप देखिए कि हमारे यहाँ पर लगभग 47,000 तरीके के अलग अलग प्रजातियों के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और इसके अलावा 15,000 प्रजातियों के फूलों के पौधे पाए जाते हैं। तो है ना कितनी अच्छी बात। भारत देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे जैसे कि फर्न, शैवाल कहते हैं एल्गी को, तथा कवक, जो फंगाई भी जिसको हम बोलते हैं, फंगी बोलते हैं, पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर और विभिन्न प्रकार की मछलियां, जिसमें ताजे और समुद्र पानी में दोनों वाली शामिल हैं, वो पाई जाती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति। ये प्राकृतिक वनस्पति नाम से भी समझ में आता है, यानी जो प्रकृति की ओर से हमें मिली हुई है, यानी प्रकृति में जो वनस्पति, जो भी पेड़ पौधे फैले हुए हैं उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा कुछ और है, समझें। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा हो जाता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। इसे अक्षित वनस्पति या अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। देखिए, आपने बहुत सारे जंगल देखे होंगे, असली में ना देखे हो, फिल्म्स में तो देखे ही होंगे, अखबारों में, तस्वीरों में कहीं तो देखे ही होंगे। क्या ये किसी इंसान ने उगाए हैं? सोच सकते हैं, नहीं, ये तो अपने आप से उग गए और इस पर बहुत वर्षों तक किसी मानवीय क्रियाकलाप का प्रभाव पड़ा ही नहीं। इस कारण से तो ये इतने घने घने और बड़े बड़े जंगल बन गए। इसलिए इसे हम अक्षत वनस्पति या अक्षित वनस्पति कहते हैं। वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय हैं उन्हें देशज वनस्पति कहते हैं, यानी शुरू से ही वो पेड़ पौधे हमारे भारत में ही उगे, हमारे भारत के ही जलवायु में वो उगना शुरू हुए, तो उन्हें तो हम कहेंगे देशज वनस्पति। तथा जो वनस्पति भारत के बाहर से लाई गई है अथवा आई हैं उन्हें हम विदेशज वनस्पति कहते हैं। यानी बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे भी तो हैं, इस प्रकार के पेड़ पौधे हैं जो कि हमारे यहाँ नहीं होते थे, लेकिन वो बाहर के ज्ञान से हम उनको यहाँ पर लेकर आए और उन्हें यहीं उगाना शुरू कर दिया। तो ऐसी वनस्पति को हम कहते हैं विदेशज वनस्पति। किसी क्षेत्र या समय विशेष के पौधों को
पादप जात और वन्य प्राणी को प्राणी जात या फौना कहते हैं। देखिए, पौधों को हम फ्लोरा कहते हैं इंग्लिश में, और जो प्राणी जात यानी पशु पक्षी हैं उनको हम फौना कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो जितने भी पेड़ पौधे हैं उन्हें हम पादप जात कहते हैं, और जो वन्य प्राणियों की विभिन्न प्रजातियां हैं उन्हें हम फौना कहते हैं या प्राणी जात कहते हैं। समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप सब ये तो जानते ही हैं कि हमारे भारत में इतनी विविधताएं हैं, तो फिर इन वनस्पति और वन्य प्राणियों में भी तो विविधता होगी, और ऐसा ही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हम सबको पता है कि विभिन्न प्रकार के धरातल पाए जाते हैं। अगर आपने 9th क्लास का जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था ज्योग्राफी का, उसमें हमने यही पढ़ा कि हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के धरातल हैं, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, द्वीपीय क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे धरातल हैं। तो इन्हीं धरातलों के कारण या जो हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मौसम हैं, ऋतुएं हैं, उनके अनुसार इन वनस्पति और वन्य प्राणियों में भी विविधता पाई जाती है। तो चलिए उसके हम कारण जानते हैं कि आखिर इनमें विविधता इतनी ज़्यादा क्यों है। तो जो पहला कारण है वो है धरातल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, धरातल में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो भूभाग और दूसरी मृदा। तो पहले हम भूभाग के बारे में पढ़ रहे हैं। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भाग पर प्राय कृषि की जाती है, जबकि ऊबड़ खाबड़ और असमतल भूभाग पर जंगल और घास के मैदान हैं। तो देखिए, मान लीजिए जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र पर तो उपजाऊ ज़मीन होती नहीं है, वहाँ तो बनानी पड़ती है, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादातर जंगल हैं। इसी तरह जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ये वनस्पति कैसी है, उपजाऊ भाग, वहाँ पर हम इसकी खेती बाड़ी करते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि इसका भूभाग पर वनस्पति का जो है भूभाग का वनस्पति पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। फिर दूसरा जो धरातल का पॉइंट है वो है मृदा। तो जैसी मिट्टी होगी वनस्पति भी वैसी होगी, और उसमें फिर रहने वाले जीव जंतु भी उसी प्रकार के होंगे। जैसे कि मरुस्थल की बलुई मृदा, अब ये इसमें पानी सोखने की क्षमता तो होती नहीं है, पानी सोखने की क्षमता तो होती है लेकिन होल्ड करने की क्षमता नहीं होती, एकदम ये अब्जॉर्ब कर जाता है। तो ऐसी बलुई मिट्टी में केवल कंटीली झाड़ियाँ होती हैं। जो नदियों का डेल्टा क्षेत्र होता है वो तो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, वहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, और पर्वतों की ढलानों पर जहाँ मृदा की परत गहरी है वहाँ शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से जिस प्रकार की मिट्टी होती है वहाँ की वनस्पति भी उसी प्रकार की पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जलवायु। जलवायु में 3 चीज़ें आती हैं। पहला, तापमान, यानी इस जलवायु का इन वनस्पति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती हैं। तापमान का अत्यधिक कम होना या अत्यधिक बढ़ना प्राय वनस्पति के लिए भी प्रतिकूल होता है। अब आप देखिए, जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ पर भी वनस्पति नहीं होती। जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है जैसे कि रेगिस्तान, वहाँ पर भी वनस्पति नहीं होती है। तो इसका मतलब कि जलवायु का इस वनस्पति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ये भी एक कारण हुआ। फिर है दूसरा, सूर्य का प्रकाश। किसी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय वहाँ के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई और ऋतु पर निर्भर करता है, और प्रकाश अधिक मिलने पर वृक्ष जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। तो देखिए, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा मिलेगा तो वहाँ पर हमेशा पेड़ पौधे अच्छी तरीके से बढ़ेंगे, बहुत फूलेंगे और फलेंगे, और ये सब वहाँ के अक्षांश पर भी निर्भर करता है, और समुद्र तल से वो कितनी ऊंचाई पर जगह है उस पर निर्भर करता है, या वहाँ के मौसम पर भी निर्भर करता है। तो तभी तो कहा गया कि जितना ज़्यादा प्रकाश मिलेगा वृक्ष उतनी जल्दी बढ़ेंगे, जहाँ प्रकाश नहीं मिलेगा वहाँ पर वृक्ष नहीं बढ़ेंगे। फिर तीसरा पॉइंट है वर्षण। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। तो जहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पर हमेशा सघन यानी गहरे
बहुत घने घने वन पाए जाएंगे, और जहाँ बारिश कम होगी उन क्षेत्रों में हमेशा कम सघन वन पाए जाते हैं या पेड़ पौधे भी उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से इस वनस्पति की विविधता पर इन कारणों का कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये तो थे हमारी वर्कशीट के टॉपिक। चलिए अब चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार की पादप प्रजातियां पाई जाती हैं, यानी पौधों की प्रजातियां। तो भारत में लगभग 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया में 4थे स्थान पर है। और भारत में फिर लगभग 15,000 प्रजातियों के फूलों के पौधे भी हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, वनस्पति से आप क्या समझते हैं? अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ पौधों के नाम लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर है कि सभी प्रकार के पेड़ पौधों को हम वनस्पति कहते हैं, चाहे वो छोटी सी घास ही क्यों ना हो, चाहे वो कैक्टस का पौधा क्यों ना हो, चाहे वो एक घना पेड़ क्यों ना हो, हर प्रकार के पेड़ पौधों को हम वनस्पति कहते हैं। जैसे आम का पेड़, नीम, पीपल, अमरूद, गुलाब, गेंदा, सदाबहार, कैक्टस, ये सब के सब वनस्पति कहलाते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, अक्षित वनस्पति किसे कहते हैं? यह आपके द्वारा गमलों में उगाए जाने वाले पौधों से किस प्रकार भिन्न है? तो देखिए हमने अभी ऊपर बात की ही थी कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर कोई मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम अक्षित वनस्पति कहते हैं। और यह हमारे द्वारा गमलों में उगाए जाने वाले पौधों से इस प्रकार भिन्न है क्योंकि आप देखेंगे कि क्योंकि हम क्या करते हैं, हम गमलों में पौधों को उगाते हैं, उनके बीज डालते हैं, उनमें खाद डालते हैं और उनमें रोज पानी देते हैं, तब वह जाकर हमारी सहायता से बड़े होते हैं। लेकिन यह अक्षत वनस्पति अपने आप से पैदा होती है और अपने आप से ही वृद्धि करती है, और वो भी बिना किसी सहायता के। फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। बहुत ही आसान है, किन्हीं 2 देशज और 2 विदेशी वनस्पति के उदाहरण दीजिए, यानी विदेशज वनस्पति और देशज वनस्पति के उदाहरण दीजिए। तो देशज वनस्पति के जो उदाहरण है वो हैं नीम और बरगद, और विदेशज वनस्पति के हैं चाय और रबड़। फिर प्रश्न नंबर 5, वनस्पति और वन्य प्राणियों में विविधता के क्या कारण है? अब आपको हमें ये बताना है कि वनस्पति और वन्य प्राणियों में जो विविधता है वो उनमें क्या कारण है। तो देखिए ये हमने अभी ऊपर बहुत अच्छे से पढ़ा है कि वनस्पति और वन्य प्राणियों में विविधता के क्या कारण हैं। पहला कारण धरातल, और दूसरा कारण पहला कारण धरातल और उसका पहला भाग है भूभाग। तो धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भाग पर प्राय कृषि की जाती है, जबकि उबड़ खाबड़ और असमतल भाग पर जंगल के और घास के मैदान है। फिर मृदा, मरुस्थल की बलुई मृदा में कंटीली झाड़ियां और नदियों के डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, और पर्वतों की ढलान जहां मृदा की गहरी परत है वहां शंकुधारी वन पाए जाते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है जलवायु। जलवायु में 3 चीज़ें हैं। पहला तापमान, वनस्पति की विविधता और विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती हैं। तापमान का अत्यधिक कम होना या अत्यधिक बढ़ना प्राय वनस्पति के लिए प्रतिकूल होता है। दूसरा सूर्य का प्रकाश, किसी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय वहां के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई और ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक मिलने पर वृक्ष जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। और फिर वर्षण, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। तो ये थे हमारे वर्कशीट के टॉपिक्स और हमारे वर्कशीट के प्रश्नोत्तर। तो अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।